नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वकालत की दुनिया में। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर विधि शास्त्र से संबंधित और जो हम प्रैक्टिस करते हैं एक एडवोकेट के रूप में, तो अदालत के समक्ष या न्यायालय के समक्ष जो भी कार्यवाहियां होती हैं उनसे संबंधित छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। तो आज का विषय ये है कि यदि कोई व्यक्ति एक न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ करना चाहता है, एक जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो उसे किन किन कारकों पर खरा उतरना पड़ेगा, किन किन कारकों के मापदंड को सही साबित करना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कि एक जुडिशियल प्रोसीडिंग को स्टार्ट करके, एक न्यायिक कार्यवाही को शुरू करके हम अदालत से अनुतोष यानी रिलीफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि मैं खुद एक प्लॉट का मालिक हूं, एक भूखंड का मालिक हूं, यानी भूखंड यानी कि अचल संपत्ति, एक भूखंड का मालिक हूं। अब मेरा जो ऑनरशिप है यानी जो मेरा मालिकाना स्वामित्व है वो कैसे साबित होगा? तो उसको साबित करने के लिए दो प्रकार के दस्तावेज आते हैं। एक जो दो पक्षों के बीच में निष्पादित और पंजीकृत किए जाते हैं। जैसे मैं अगर उस भूखंड का मालिक हूं तो जाहिर सी बात है, या तो वो इनहेरिटेंस यानी कि मेरे माताजी पिताजी के थ्रू मेरे पास आई होगी, या मैंने उसको खरीदा होगा खुद अपना पैसा लगाकर। यदि मैंने उसको अपना पैसा लगाकर खरीदा है तो जाहिर सी बात है कि मैंने एक सेल डीड यानी विक्रय करार या खरीदी खत जिसको कहते हैं वो निष्पादित किया होगा। इस भूखंड का जो पहला स्वामी था उससे मैंने खरीदी खत यानी कि सेल डीड निष्पादित की, उसको निर्धारित पैसे दिए, उस खरीदी खत को यानी सेल डीड को मैंने रजिस्टर्ड कराया। रजिस्टर्ड कराने के बाद ये जो दस्तावेज हुआ ये मेरा व्यक्तिगत दस्तावेज हो गया। अब इस दस्तावेज के आधार पर मैंने राजस्व दस्तावेजों में अपना नाम उस भूमि के स्वामी के तौर पे दर्ज करा लिया। जैसे 612 में म्यूटेशन एंट्री होती है। जैसे आपको पता है कि पहले वाले स्वामी का नाम काट कर नए स्वामी का नाम उस पर लिख दिया जाता है, यानी नए ऑनर का नाम उस पर आ जाता है और एक म्यूटेशन एंट्री पड़ जाती है, यानी एक नंबर पड़ जाता है तारीख के साथ। तो ये 612 हो गया। अब इसी 612 से 712 तैयार होता है, 712 एक्सट्रैक्ट तैयार हो जाता है, जिस पर भूखंड का पूरा क्षेत्रफल दिया रहता है। उसके बाद ऑनरशिप फर्स्ट क्लास की है या सेकेंड क्लास की है वो दिया रहता है। तीसरा, उस पर म्यूटेशन एंट्री रहती है और नए स्वामी का नाम आ जाता है, पुराने स्वामी का नाम कट कर। ठीक है। उस पे प्रॉपर्टी का विस्तृत विवरण भी रहता है, जैसे किस गांव में है, किस विलेज में है, तालुका क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो दो तरह के दस्तावेज यहाँ पे होंगे। चलिए, अब ये दो तरह के जो दस्तावेज हैं, एक तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और एक प्राइवेट रिकॉर्ड्स, दोनों रिकॉर्ड्स को मिलाकर मेरा ऑनरशिप बन जाता है। अब मान लीजिए कि मेरे प्लॉट पर, मेरे भूखंड पर जिसका स्वामित्व मेरे पास है, कोई दूसरा व्यक्ति आता है और उस पर इंक्रोचमेंट कर लेता है, यानी कि अतिक्रमण कर लेता है। अतिक्रमण करके उस पर कोई भी एक झोपड़ी बना लेता है। ठीक है। मैं उसके पास जाता हूं, ये कहता हूं कि ये मेरा प्लॉट है, मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका ऑनर हूं, तुमने गलत तरीके से इस पे कब्जा किया है, तुम यहां से हट जाओ। वो व्यक्ति नहीं हटता, बोलता है तुम्हें जो करना है कर लो, मैं यहां से नहीं हटूंगा, ये प्लॉट मेरा है, मैंने झोपड़ी बनाई है, ये खाली था, मैंने झोपड़ी बना ली। अब देखिए, यहां पे मैं पीड़ित व्यक्ति हूं, क्योंकि मैंने पैसे लगाकर इस प्लॉट को खरीदा था, मेरे पास संपूर्ण दस्तावेज है। मेरे प्लॉट पर एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया अवैध रूप से और वो हट नहीं रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास दो पद्धति है, या तो मैं मार्शल पावर का यूज करके उसको भगा दूं वहां से उठा के,
या मैं लीगल वे में जाऊं, यानी कि विधि शास्त्र के अनुसार जाऊं और आदरणीय न्यायालय में उस अतिक्रमणकारी के विरुद्ध एक वाद दाखिल करूं और अदालत से उसे मेरी जमीन से हटाने के लिए अनुतोष प्राप्त करूं, रिलीफ प्राप्त करूं, प्रार्थना करूं। ठीक है। अब देखिए, तो अगर मैं एक सूट उस अतिक्रमणकारी को अपने प्लॉट से भगाने के लिए करता हूं, फाइल करता हूं आदरणीय न्यायालय में, तो वो सूट मेंटेनेबल होगा या नहीं होगा, ये कुछ कारणों पर निर्भर करता है, कुछ कारकों पर निर्भर करता है। वो कारक कौन कौन से हैं? जैसे पहला, लोकस स्टैंडी। मेरा लोकस स्टैंडी क्या है? लोकस स्टैंडी इस सिद्धांत पे कार्य करता है जिसे हम राइट टू सू कहते हैं, यानी सुने जाने का अधिकार। तो मेरा लोकस स्टैंडी क्या है सूट फाइल करने का? पहला कारक। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, मेरा लोकस स्टैंडी यह है कि मैं इस प्लॉट का मालिक हूं। अब मुझे ये कोर्ट में साबित करना है कि मैं इस प्लॉट का मालिक कैसे हूं। तो मैं जो प्राइवेट दस्तावेज हैं, जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, स्टैम्प ड्यूटी देके, रजिस्ट्रेशन फीस देके और पुराने वाले स्वामी को कंसिडरेशन देकर जो मैंने खरीदा है, वो इस दस्तावेज के अंदर संग्रहित है। तो ये दस्तावेज, इसके सपोर्ट में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि स्टेट के द्वारा मेंटेन किए जाने वाले जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे 6/12, 7/12, खाते उतारा, कमी जांच पत्रक और ये सारे बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सभी दस्तावेजों को अपने वाद के साथ संलग्न करके मैं कोर्ट के सामने पेश करता हूं। तो पहला कि मेरा स्वामित्व है या नहीं, यह साबित हो जाता है मेरे दस्तावेजों के द्वारा। तो मेरा लोकस स्टैंडी बन जाता है। ठीक है, मुझे सुने जाने का अधिकार मिल जाता है, पहला चीज। अब दूसरा क्या है कि मेरा जो सुने जाने का अधिकार है वो कॉज ऑफ एक्शन पे निर्भर करता है। भाई, झगड़े का कुछ तो कारण होना चाहिए। अगर कारण ही नहीं है तो फिर झगड़ा किस बात का? तो कॉज ऑफ एक्शन का होना जरूरी है। लोकस स्टैंडी कॉज ऑफ एक्शन पे निर्भर करता है। अब यहां पे कॉज ऑफ एक्शन क्या है कि मैं प्लॉट का वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से स्वामी हूं और एक व्यक्ति, प्रतिवादी जो मेरे सूट में है, वो अतिक्रमणकारी है और आकर उसने मेरे जमीन पे कब्जा कर लिया। उसने एक झोपड़ी बना दी और मेरे कहने पर, मेरे रिक्वेस्ट करने पर वो हटने के लिए तैयार नहीं है। तो यहां पे जिस दिन उसने झोपड़ी बना दी और मुझे सूचना मिल गई, उस दिन से कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हो जाता है। और वो कॉज ऑफ एक्शन हो गया क्योंकि मेरी जमीन है और मेरी जमीन पे किसी ने अतिक्रमण कर लिया, अतिक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। तो किसी व्यक्ति का अवैधानिक रूप से अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर बनाना और उसके द्वारा मेरी जमीन पे कब्जा कर लेना, ये कॉज ऑफ एक्शन को जन्म देता है। तो यहां पे कॉज ऑफ एक्शन भी हो गया। तो पहला लोकस स्टैंडी, दूसरा कॉज ऑफ एक्शन। अब कॉज ऑफ एक्शन किस पे निर्भर करता है? कॉज ऑफ एक्शन निर्भर करता है राइट, इंटरेस्ट एंड टाइटल के वायलेशन पर। और उस वायलेशन से कुछ इंजरी होती है, यानी किसी व्यक्ति का किसी के अधिकार, हक और हित का उल्लंघन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और उससे उस व्यक्ति को क्षति पहुंचती है, तो ये कॉज ऑफ एक्शन का कारण बनता है। समझे आप? जैसे मेरा राइट, इंटरेस्ट एंड टाइटल उस प्लॉट पे है। मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे पास दस्तावेज हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी हैं और जो प्राइवेट व्यक्तियों के बीच में निष्पादित किए जाते हैं, पंजीकृत किए जाते हैं, उसके रूप में मेरे पास सेल डीड है जो रजिस्टर्ड है। तो सेल डीड 7/12, 6/12 के हिसाब से मैं उस प्लॉट का मालिक हूं। ठीक है। अब कोई व्यक्ति उस प्लॉट पे जबरदस्ती कब्जा कर लेता है अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर बनाकर, तो उस प्लॉट को का उपभोग करने का जो मेरा अधिकार है, मेरा हित है और मेरा जो स्वामित्व का हक है, उसका वो उल्लंघन करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो व्यक्ति जब तक हटेगा नहीं तब तक मैं उस प्लॉट का उपभोग नहीं कर पाऊंगा अपने लिए।
उसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, उसको अपने तरीके से डेवलप नहीं कर पाऊंगा, विकास उसका नहीं हो पाएगा। तो मेरे अधिकारों का, मेरे हितों का, मेरे हक का उल्लंघन हुआ उस अतिक्रमणकारी के द्वारा जिसने उस पर अवैध रूप से झोपड़ा बना लिया। तो इससे मुझे क्षति हुई क्या कि मैं समय से अपने प्लॉट का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा हूं। तो मेरे राइट्स, इंटरेस्ट और टाइटल का वायलेशन हुआ। वायलेशन एक इंजरी के रूप में हुआ। तो इंजरी और वायलेशन ये मिलकर कॉज ऑफ एक्शन का निर्माण करते हैं। कॉज ऑफ एक्शन डिपेंड करता है लोकस स्टैंडी पे। तो ये एक दूसरे से मिले होते हैं। तो लोकस स्टैंडी डिपेंड करता है कॉज ऑफ एक्शन पे, कॉज ऑफ एक्शन डिपेंड करता है राइट, इंटरेस्ट एंड टाइटल के वायलेशन पे, जो एक इंजरी को बताता है। ठीक है, अब बचता है कि राइट, इंटरेस्ट एंड टाइटल का वायलेशन कब होता है। तो सिंपल सा इस बात का जवाब है कि राइट, इंटरेस्ट और टाइटल का वायलेशन तभी होता है जब वास्तव में राइट, इंटरेस्ट एंड टाइटल एग्जिस्ट करता है। मेरे केस में भूखंड है, मैं उसका स्वामी हूं, मेरे पास दस्तावेज हैं जो प्रूफ करने के लिए काफी है, एक साक्ष्य जो स्थापित करते हैं कि मैं इसका स्वामित्व हूं और इस पे मेरा अधिकार है, हित है और हक है। तो अब यहां पे मेरा राइट, इंटरेस्ट और टाइटल एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है। और जब अस्तित्व में है तभी इसका वायलेशन हुआ उस अतिक्रमणकारी के द्वारा और उससे मुझे क्षति हुई। तो ये जो 4 मापदंड हैं, ये जब पूरे होते हैं तभी कोर्ट मानती है कि प्राइमा फेसी केस, यानी कि प्रथम दृष्टया आपका वाद सही है। दूसरा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, यानी कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो कोर्ट को देखना है वो आपके फेवर में है। और तीसरा, यदि आपको रिलीफ नहीं दिया गया तो इससे आपको बहुत हानि, क्षति पहुंच सकती है। तो ये 3 पैरामीटर इन 4 पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि एक जुडिशियल प्रोसीडिंग को मेंटेनेबल बनाने के लिए हमें इन चारों कारकों के मानदंड पर खरा उतरना पड़ता है, तभी जाके हमारा शूट हमारे फेवर में डिक्री होती है और जजमेंट हमारे फेवर में आता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर एक बढ़िया बिंदु को लेकर चर्चा और परिचर्चा करेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।